हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंशा डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी के पार्लियामेंट पार्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे जिक्र है। तो पार्लियामेंट का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 79 के तहत हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो एक बाई कैमरल पार्लियामेंट है। जो नेचर है पार्लियामेंट का वो बाई कैमरल है हमारा। एग्ज़ाम में काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन पार्लियामेंट है उसका नेचर किस टाइप का है, यानी वो बाई कैमरल है या यूनिकैमरल है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट बताया गया है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल में होता है कि यहाँ पे दो हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है, और जो यूनिकैमरल होता है उसमें सिंगल हाउस होता है, इसलिए उसको यूनिकैमरल बोलते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल नेचर का है, जिसमें हमारे पास दो हाउस होते हैं। एक होता है हमारे पास लोअर हाउस और दूसरा आता है हमारे पास अपर हाउस। लोअर हाउस को हम लोकसभा भी बोलते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। जो लोअर हाउस होता है उसको हम हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। ये इलेक्टेड होता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। उसके बाद ये टेम्परेरी होता है, और आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में डील करता है कि हमारे जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि जो लोकसभा है उसका जिक्र हमारे अनुच्छेद 81 में हुआ है। उसके बाद जब अपर हाउस की बात करते हैं तो अपर हाउस को हम राज्यसभा भी बोलते हैं, इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। इसको हम डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करती है, बल्कि इसके मेंबर्स को हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। ये एक परमानेंट हाउस होता है। और जब बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे इसका जिक्र हुआ है, तो अंडर आर्टिकल 80 में इसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसको राज्यसभा बोलते हैं, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, जिसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर है वो उसको इलेक्ट करते हैं। और ये एक परमानेंट हाउस होता है, यानी कि जैसे हम लोकसभा में देखते हैं वहाँ पे वो टेम्परेरी हाउस होता है। टेम्परेरी हाउस होता है कि जो डिसॉल्व कर सके, जैसे हमारा प्रेसिडेंट है अगर वो चाहे तो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर पार्लियामेंट में आ गया है तो, और अगर वो पास हुआ है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी उस टाइम पे लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब अपर हाउस की बात आती है तो उसमें हम हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट हाउस है और इसके मेंबर ऑटोमेटिकली आफ्टर 6 ईयर्स अपने हाउस को छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लोअर हाउस होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू अपर हाउस। वो फिर चाहे हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव का हिस्सा हो। जैसे स्टेट लेजिस्लेशन में हमारे पास दो होते हैं,
कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बाईकैमरलिज्म है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनिकैमरलिज्म है। जैसे जो यूनिकैमरल है उनमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है हमें, लेकिन जो हमारे पास बाईकैमरल है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ हमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मिलती है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लोअर हाउस होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वहीं कुछ एरियाज़ में अपर हाउस होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो कि अंडर आर्टिकल 312 के अंडर बताया गया है। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 312 है उसमें बताया गया है कि जो हमारा अपर हाउस है वो लोअर हाउस से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विसेज और यूपीएससी इन सभी को कंडक्ट कराता है, और उसके बारे में डिसीजंस लेने के लिए राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। इसलिए यहाँ पे लोकसभा होता है वो उसके पास कम पावर्स होती है एज़ कम्पेयर टू आवर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ राज्यसभा। अब जब स्टेट लेजिस्लेटर के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिकैमरल, एक होता है बाईकैमरल। इसका जिक्र अंडर आर्टिकल 168 के अंडर बताया गया है। यूनिकैमरल में हमारे पास सिंगल हाउस होता है जिसको हम विधानसभा भी बोलते हैं, जबकि बाईकैमरलिज्म में हमारे पास दो आते हैं। एक होता है लोअर हाउस, दूसरा आता है अपर हाउस। लोअर हाउस को सेम हम विधानसभा बोलते हैं, अपर हाउस को विधान परिषद बोलते हैं। हमारे जो विधानसभा होती है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सेम यहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। प्लस ये टेम्परेरी होता है, और अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन है वो यहाँ पे परमानेंट होता है। सेम यहाँ पे भी कि जो हमारे पास लोअर हाउस है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू हमारा अपर हाउस से। इसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 171 के तहत हुआ है, और अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर है उसका जिक्र अंडर आर्टिकल 170 के तहत हुआ है। अब बात आती है कि जो हमारे पास यूनिकैमरल है उसमें अभी हमारे पास कितने स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल अभी 22 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरी है, उसमें है हमारा दिल्ली और पौंडीचेरी। जबकि यहाँ पे जो बाईकैमरलिज्म में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 6 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरी कोई नहीं है, 6 स्टेट्स हैं। उसमें है यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये 6 स्टेट्स हैं अभी हमारे पास जो बाईकैमरलिज्म को फॉलो करते हैं, यानी उनके पास अपर हाउस भी होता है और साथ में लोअर हाउस भी होता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे बाकी स्टेट्स हैं, यानी जो 22 स्टेट्स बाकी बचे हैं, वो सभी यूनिकैमरल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे सिंगल हाउस होता है जो विधानसभा बोलते हैं।
स्टेट चाहे कि उसे अपना बाईकैमरलिज्म नेचर हटा के यूनिकैमरल में जाना है, तो उसके लिए प्रोसीजर जो बताया गया है वो है कि अंडर आर्टिकल 169 के तहत बताया गया है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अनुच्छेद 169 के तहत ये बताया गया है कि किस तरह से कोई भी राज्य अपने बाईकैमरल नेचर को हटा के यूनिकैमरल में कर सकता है। तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर में इसके लिए एक बिल पास करना पड़ेगा हमें, जो वहाँ के विधानसभा में हम पास करेंगे। ठीक है, जो विधानसभा है, जो लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें हम पास करेंगे, जिसके अंडर उस बिल को जो विधानसभा है वहाँ से पास होना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से। जब वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो उसको वहाँ के गवर्नर के पास लेके जाया जाएगा, गवर्नर भी उस पर साइन कर देते हैं। तो उसके बाद उसको हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, और पार्लियामेंट में जब उसको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, सिंपल मेजॉरिटी से जब वो पास हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका बाईकैमरल नेचर है उसको हटा के हम यूनिकैमरल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा बाईकैमरल नेचर है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको अगर हम यूनिकैमरल में करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 169 उसके बारे में डील करता है, जो बताता है कि सबसे पहले हमें विधानसभा में उस बिल को पास करना पड़ेगा। जब विधानसभा से बिल पास हो जाता है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और जब स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास हो जाता है उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास होना होगा। और अगर वो पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो वहाँ का जो बाईकैमरल नेचर है उसको हटा के यूनिकैमरल नेचर कर दिया जाएगा। लेकिन ये पार्लियामेंट के पास पूरा हक है कि वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बिल आया है, यानी जो राज्य के विधानसभा से जो बिल आया है उस बिल को वो पास करे या ना करे, ये पूरा राइट होता है पार्लियामेंट के पास। अब कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं इन हाउस के बारे में। सबसे पहले जब कंपैरिजन में बात करते हैं तो बोलते हैं कि उनके जो मेंबर्स हैं उसको किस किस नाम से बोलेंगे हम। अगर कोई लोकसभा का मेंबर है तो उसको हम एमपी बोलेंगे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो उसको भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे। अगर वो विधानसभा का मेंबर है तो उसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, यानी एमएलए बोलेंगे। और अगर वो विधान परिषद का मेंबर है तो उसको हम एमएलसी बोलेंगे, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, उसमें जब हम बात करते हैं तो जो लोकसभा है, लोकसभा में मैक्सिमम हमारे पास 552 मेंबर्स हो सकते हैं। जब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। और जो विधानसभा है, विधानसभा में हमारे पास मैक्सिमम 500, और जो मिनिमम है वो 60 मेंबर हो सकते हैं। जब विधान परिषद की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो होना है कि जो उस स्टेट का विधानसभा है उसका 1/6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो मिनिमम है वो 50 मेंबर्स का ही है। विधानसभा है उसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सिक्किम है, मणिपुर है, गोवा है, ये स्टेट्स है। इनमें जो एमएलए की स्ट्रेंथ है, यानी जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है वो जो मिनिमम स्ट्रेंथ है उससे भी कम है, 60 से भी कम है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही विधानसभा में सीट्स एलोकेट की जाती है, और उसके हिसाब से यहाँ पे 60 से भी कम सीट्स हैं। ये एक्सेप्शन है। और बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
84 ऑफ 2001 जो हमारा संविधान संशोधन 84 था जो 2001 में पास किया गया था, उसके तहत जो हमारे लोकसभा और विधानसभा इनके जो मेंबर्स हैं इनकी सीट 25 साल तक फिक्स कर दी गई थी। कि इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो 25 साल तक फिक्स कर दी गई थी, यानी कि 2026 तक वो सीट फिक्स कर दी गई थी 2001 में कि जो हमारे लोकसभा है और जो हमारी विधानसभा है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स रह सकते हैं। तो विधानसभा में हमारे पास मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 मेंबर रह सकते हैं, जबकि लोकसभा में हमारे पास मैक्सिमम 552 मेंबर रह सकते हैं। इसके बाद अभी करंट स्ट्रेंथ हम देखें तो हमारा जो लोकसभा है उसमें हमारे पास अभी 545 मेंबर्स हैं, वहीं जो राज्यसभा है उसमें 245 मेंबर्स हैं, और जो विधानसभा और विधान परिषद है इनकी मेंबरशिप अभी फिक्स नहीं है क्योंकि हर स्टेट के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। इनके बाद अगर सैलरी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनको जो सैलरी मिलती है वो 50,000 पर मंथ होती है, प्लस 2,000 रुपीज़ पर डे अलाउंस में मिलता है। जबकि जो स्टेट के होते हैं लेजिस्लेशन में जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, तो वहाँ पे फिक्स नहीं है क्योंकि हर स्टेट के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। उसमें कुछ स्टेट हैं जो 50,000 देते हैं, कुछ स्टेट है जो 80,000 भी देते हैं, कुछ स्टेट हैं जो 40,000 देते हैं, इसलिए वो फिक्स नहीं है। अब कंपैरिजन में आगे देखते हैं तो एज के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है लोकसभा में वो 25 ईयर्स होता है, राज्यसभा में 30 ईयर्स होता है, विधानसभा में 25 ईयर्स होता है, विधान परिषद में 30 ईयर्स होता है। इनका ओथ की बात आती है तो ओथ कौन दिलाता है? लोकसभा में या तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं या प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। जो राज्यसभा है वहाँ पे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन दिलाएंगे। विधानसभा में या तो गवर्नर या गवर्नर के बिहाफ पे प्रोटेम स्पीकर। विधान परिषद में चेयरमैन दिलाएंगे। इनके हेड की बात करते हैं कि कौन कौन किस हाउस का हेड होता है। तो लोकसभा का हेड होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है। राज्यसभा का हेड वाइस प्रेसिडेंट होता है। विधानसभा का हेड होता है वो विधानसभा स्पीकर होता है। अब विधान परिषद का जो हेड होता है वो विधान परिषद का चेयरमैन होता है। अगर रेजिग्नेशन की बात करें तो जो लोकसभा के मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन अपने स्पीकर को दे सकते हैं। अगर राज्यसभा में बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट को या उनका जो वाइस चेयरमैन है उनको दे सकते हैं। विधानसभा में विधानसभा स्पीकर को दे सकते हैं, और अगर विधान परिषद में देना है तो वो चेयरमैन को दे सकते हैं। मेंबर्स की बात करते हैं कि मेंबर्स कहाँ से आते हैं। तो जो लोकसभा में है उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। जो राज्यसभा की बात आती है तो उसमें इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटर होता है।
जब विधानसभा में देखते हैं तो विधानसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय पीपल। और अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो इसमें 1/2 होता है, उसको उस स्टेट की जो विधानसभा है उसके मेंबर सिलेक्ट करेंगे। 1/3 को वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं स्टेट्स की, उस स्टेट की, वो इलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद 1/12 जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, 1/12 गवर्नमेंट टीचर, 1/6 गवर्नर अपॉइंट करते हैं, या फिर नॉमिनेट करते हैं। अब इनका टर्म देखते हैं। तो जो हमारा लोकसभा होता है उसका टर्म 5 ईयर्स का होता है, राज्यसभा का टर्म 6 ईयर्स का होता है, विधानसभा का टर्म 5 ईयर्स का होता है और विधान परिषद का टर्म 6 ईयर्स का होता है। इनको जब डिसॉल्व करने की बात आती है तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो एक परमानेंट हाउस है। स्टेट में बात करते हैं तो जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है, उसको वहाँ के गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं, ये टेम्परेरी है। और विधान परिषद है वो परमानेंट है, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, वोटर होना चाहिए। एज क्राइटेरिया लोकसभा के लिए 25 ईयर्स मिनिमम, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और सोल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स बनने के लिए कि उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो इंडिया के पार्लियामेंट में एक मेंबर बनने वाला है तो उसे एक इंडिया का सिटीजनशिप ज़रूरी है। उसके बाद वो एक वोटर होना चाहिए इंडिया में। उसके बाद जो लोकसभा है उसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 25 है और राज्यसभा में मिनिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है, ये हमने कुछ टाइम पहले भी पढ़ा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए कोई भी, और वो एक प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए कि उसके पास कोई केस नहीं होना चाहिए, और सोल्वेंट नहीं होना चाहिए यानी वो पागल नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 3 सेशंस होते हैं एक साल में, और जो 3 सेशन होते हैं उनमें से किसी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई मीटिंग बुला सकते हैं या फिर कोई सेशन लग सकता है। इसके बाद जो 3 सेशंस होते हैं वो सबसे पहले बजट सेशन होता है, फिर समर सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। बजट सेशन होता है ये फेब टू मई होता है, ये लॉन्गेस्ट सेशन होता है।
इसको समर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम मॉनसून सेशन भी बोल सकते हैं, जो जुलाई से सितंबर होता है। और जो विंटर सेशन होता है ये नवंबर से दिसंबर होता है, और ये स्मॉलेस्ट सेशन होता है, यानी सबसे छोटा सेशन होता है। अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो वहाँ पे ईयर में 2 ही सेशन होते हैं, और दोनों सेशन के बीच मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो सकता है। कोरम ऑफ पार्लियामेंट, इसमें कोरम क्या होता है? कोरम होता है एक मिनिमम स्ट्रेंथ। अगर कोई बिल हमें पेश करना है या कोई प्रोसीडिंग करनी है तो उसमें मिनिमम कितने स्ट्रेंथ होने चाहिए उसके बारे में बताया गया है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 100 में बताया गया है, आर्टिकल 100C में। इसके अकॉर्डिंग मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी जब लोकसभा में देखते हैं तो वहाँ पे टोटल मेंबरशिप 545 है, तो मिनिमम वहाँ पे 55 मेंबर्स होने चाहिए। और अगर राज्यसभा में देखते हैं तो वहाँ पे टोटल 245 है, इसलिए वहाँ पे मिनिमम 25 होने चाहिए। अगर इससे कम मेंबर्स होते हैं तो कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उस टाइम पे। फंक्शंस देखते हैं। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेन फंक्शन होता है वो किसी बिल को पेश करना और उसको पास करके एक्ट बनाना, ये इसका मेन काम होता है। और जब कोई बिल यहाँ हाउस से पास हो जाता है, अगर वो पार्लियामेंट से पास हुआ है तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना, प्रेसिडेंट से पास होने के बाद वो लॉ बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा, और स्टेट लेजिस्लेचर में उसको गवर्नर के पास भेजना, और गवर्नर के साइन के बाद वो भी लॉ या एक्ट बन जाएगा। जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी, इन बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, यानी 50% + 1 वोट इनको मिलनी चाहिए। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रहा है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो 2/3 ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स हैं और जितने प्रेजेंट है उसमें जितने वोट कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर रहे हैं, और अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास कर रहे हैं तो मिनिमम 50% + 1 होना चाहिए। आज के क्लास में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।